हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड अबाउट कि हम आयुर्वेद तो कर लें, बीएमएस तो कर लें, लेकिन हम क्या बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे। आयुर्वेद में तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, आयुर्वेद में तो हम ये नहीं कर सकते, आयुर्वेद में हम बच्चों के डॉक्टर नहीं बन सकते, आयुर्वेद में हम ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट ऐसे रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या क्या कर सकते हैं, तो शायद आप आयुर्वेद में डिफाइन नहीं कर पाओगे क्या क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग बात करते हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा में, कि हम लोग आयुर्वेद में किस किस चीज़ के डॉक्टर बन सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर हम अपना पीजी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये मानिए कि अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको आंख बंद करते हुए भी कोई जगा देना, तो जैसे लोग नींद में बोलते हैं ना, ऐसे आपको ये चीज़ बोलना पड़ेगा। ये श्लोक आपको इस तरह से याद कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। सबसे पहले श्लोक लिखा हुआ है, और श्लोक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं आयुर्वेदा प्राचीन समय से आया है, एंशिएंट टाइम से आया हुआ है। और जब प्राचीन समय में जो नॉलेज है वो ऋषि मुनि या गुरु वगैरह जो देते थे वो हमेशा संस्कृत में ही देते थे। इसलिए कोई भी चीज़ आयुर्वेद में जो लिखी है वो हमेशा श्लोक के माध्यम से ही लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में ही लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या ये चीज़ कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। बस देखने में थोड़ा लगता है। अभी आप इस श्लोक को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पढ़ नहीं पा रहे होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर लगेगा अच्छा ये था, ये तो बड़ा आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बातें बहुत हो गई। श्लोक है, काय बालग्रहो ऊर्ध्वांग शल्यदंष्ट्रा जरावर्षान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संस्थिता। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो बड़ी जल्दी पढ़ दिया, हमें तो समझ में भी नहीं आया। अब देखो, जब भी श्लोक पढ़ें तो मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ कि श्लोक को पढ़ें तो हमेशा उसे पार्ट्स में डिवाइड कर करके, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ें, तो आपको श्लोक भी समझ में आएगा और उसकी मीनिंग भी समझ में आएगी। अब यहीं पर इस श्लोक के माध्यम से मैंने 8 ब्रांचेस बता दी, लेकिन अब आपको बोलूंगा कि कौन कौन सी हैं तो आप बता नहीं पाओगे अगर आप नीचे नहीं देख रहे होगे। तो वहीं श्लोक को कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। सबसे पहले देखो, लिखा हुआ है काय, ठीक है। उसके बाद लिखा है बाल, फिर लिखा है ग्रह, फिर ऊर्ध्वांग, फिर सल, फिर दंष्ट्रा, फिर जरा, फिर वृषान। ये 8 अंग हो गए। अब इनके मीनिंग समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं काय के बारे में। काय आपको मालूम है नॉर्मल शरीर होता है, उसको काय बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत में या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में शरीर को काय बोलते हैं। वैसे तो बॉडी का हिंदी मीनिंग शरीर होता है, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में काय मीन्स आपका शरीर। तो नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन है, जनरल फिजियोलॉजी अगर देखी जाए, बॉडी में चल नहीं पा रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, जुखाम हो गया, बुखार, खांसी, नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम आती है जनरली, वो सारी जिस चीज़ के अंतर्गत इलाज की जा रही हैं, दैट इज नोन एज काय चिकित्सा, ठीक है। आपने सुना होगा कि ये जनरल फिजिशियन है या एलोपैथ में आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो बुखार, जुकाम, खांसी दिखाने के लिए, तो आप ये नहीं देखते हैं कि वो किस चीज़ की स्पेशलिटी उन्होंने कर रखी है, बल्कि आप नॉर्मल ऐसे ही चले जाते हैं। तो जिनके पास भी आप चले जाते हैं वो कहलाते हैं जनरल फिजिशियन, और आयुर्वेद में काय चिकित्सक, ठीक है। चिकित्सा यानी कि उसका इलाज करना, और जो उसको इलाज कर रहा है वो डॉक्टर चिकित्सक। तो काय चिकित्सक जनरल मेडिसिन देने वाले या जनरल फिजिशियन कह सकते हैं। उसके बाद बाल, अगला श्लोक में वर्ड लिखा हुआ है बाल। बाल का मीन्स नॉट रिलेटेड विद योर हेयर्स, बाल का मीन्स बच्चे से रिलेटेड है। तो बाल चिकित्सा, पेडियाट्रिक्स। आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्हें लोग आम भाषा में कहते हैं ये बच्चों के डॉक्टर हैं। बच्चों के डॉक्टर मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के, 1 साल के। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बोल नहीं सकते कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमें भूख नहीं लग रही या हमें भूख लगी है, तो वो बच्चे बोल नहीं सकते हैं। और पेट दर्द होता है तो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, मतलब चुप ही नहीं हो रहे हैं, कहीं भी घुमाओ टहलाओ। तो फिर ऐसे में पेरेंट्स को लगता है डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो ऐसे डॉक्टर्स जो बच्चों की देखरेख करें, जो बच्चों को देखें और उनकी बीमारियों को समझें, दैट कॉल्ड बाल चिकित्सक, और ऐसे चिकित्सा को बोलते हैं बाल चिकित्सा। ये भी आपके आयुर्वेद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखो, लिखा है ग्रहो। ग्रहो अब नॉर्मली ये जो चिकित्सा है ये आपको एलोपैथ में नहीं दिखाई देती है, लेकिन
आयुर्वेद में गृह चिकित्सा है। अब गृह चिकित्सा क्या होता है? गृह चिकित्सा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका घर कैसा बना है उसको सही बनाना है नहीं बनाना है, ये मतलब नहीं है। गृह चिकित्सा का मतलब होता है घर से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारी है। जैसे आपने सुना होगा भूत प्रेत का साया है आपके घर में, है ना, ऐसे ऐसे करके लोग बताते हैं कि आपके घर में तो इसका साया है, आपके घर में तो पुराने देवी देवताओं का वास है, ये है वो है। तो ऐसी चीज़ें आपने सुन रखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें, इनका भी इलाज किया जाता है। और ये थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा, आपने शायद देखा भी होगा कि जैसे ही आपके माँ बाप हैं, अगर 55 या 55 के अबव हैं, तो कई बार वो बाहर से घर पे आते हैं तो बच्चों पे चिल्लाना चालू कर देते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं। या आप लोगों ने भी कई बार फेस किया होगा कि माँ बाप पता नहीं बेवजह ही चिल्लाने लगते हैं। जब बाहर मिलो तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, घर में आते हैं तो पता नहीं क्या समझ लेते हैं, हमको नौकर समझ लेते हैं। ये ले आओ, वो ले आओ, यहाँ क्यों रखा है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल कटाएं, इतने बड़े बाल रखे हो, ये वो बहुत सारी। और वही जब बाहर जाती हैं तो बड़े अच्छे से बात करती हैं। तो कई बार ऐसा मन में विचार आता है कि पूछें हम अपनी मम्मी से या पापा से कि आप हमें अंदर क्यों चिल्लाते हैं घर के, बाहर तो आप बड़े अच्छे रहते हैं। तो माँ बाप से अगर आप पूछोगे तो जवाब पता है क्या देंगे? वो ये बोलेंगे कि पता नहीं ऐसा घर पे क्या है, जब हम बाहर जाते हैं तो बड़े सुकून में रहते हैं, घर के अंदर आते हैं तो तुरंत ये कलेश चालू हो जाता है, ये दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। तो ये जो चिकित्सा है ना, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। वो थोड़ा सा एजुकेशन उनका कम होता है, इसलिए ये साइकोलॉजी नाम की चीज़ माँ बाप को ज़्यादा पता नहीं होती है कि दिमागी बीमारी भी कोई बीमारी होती है। तो उन्हें लगता है कि तुमने ऐसे किया इसलिए हमने डांटा है, या घर में ही ऐसा कुछ है, हम ना चाहते हुए भी तुम्हें डांट देते हैं। तो ऐसी जो चिकित्सा होती है दैट इज़ नोन एज गृह चिकित्सा। इसका भी इलाज जो है वो आयुर्वेद में किया जाता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा और भी डीप चीज़ें हैं जो बागेश्वर धाम से रिलेटेड हैं कि वो कैसे बता देते हैं, क्या सच में घर में ऐसा होता है, तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। लेकिन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इलाज आयुर्वेद में किया जाता है। नेक्स्ट, अब काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग। अब ऊर्ध्वांग चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, नाम से समझना। ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्वांग का मतलब हो गया ऊर्ध्व अंग, आपके ऊपर के अंग, ऊपर के ऑर्गन्स। अब ऊपर कहाँ से ऊपर, कौन सा ऐसा डिफाइनिंग फीचर है कि इसके ऊपर? तो डिफाइनिंग फीचर आपका देखो दिया है नेक एंड अबव रीजन, गले से ऊपर। और नॉर्मल हम लोग ऊर्ध्वांग बोलते हैं अपर क्लेविकल रीजन। क्लेविकल ये जो ब्यूटी बोन होती है ना, कंधे वाली बोन, इसके ऊपर वाला रीजन दैट इज नोन एज ऊर्ध्वांग। और इसके ऊपर क्या क्या आते हैं? तो इसके ऊपर आते हैं आपके ईयर, नोज, थ्रोट, आई और हेड। नॉर्मल आपने एलोपैथ में जो डॉक्टर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा लिखा होगा ENT सर्जन, ENT डॉक्टर, है ना। तो ENT मीन्स होता है ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कि आपके जो कान, नाक और गले के डॉक्टर होते हैं दैट इज ENT डॉक्टर। तो ये भी आयुर्वेद में आप डॉक्टर बन सकते हैं, ENT भी आप कर सकते हैं। इसका भी इलाज जो किया जाता है दैट इज नोन एज ऊर्ध्वांग चिकित्सा। फिर उसके बाद आता है शल्य। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, शल्य मीन्स होता है सर्जरी। अब बहुत सारे लोग ऐसा बात करते हैं कि आयुर्वेद में हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जन नहीं बन सकते, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है वो शल्य भी है। और मैं आपको बता दूं इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और 90%, अगर 100 बच्चे हैं 100 में से 90 PG अगर करने की सोचते हैं तो वो PG शल्य से ही करने की सोचते हैं। मेरे बहुत ऐसे सीनियर्स हैं जो अगर PG करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं शल्य से ही PG करना चाहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं सर्जन जो है वो बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं और बहुत अच्छा नाम भी कमा लेते हैं, और सर्जरी में स्कोप भी बहुत है, इसलिए एवरीबडी वांट्स टू डू PG इन शल्य चिकित्सा। तो यही चीज़ है, सर्जरी भी है। अब सर्जरी कई प्रकार की होती है, तो हर तरह की सर्जरी जो है वो आपकी आयुर्वेद में आती है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं आयुर्वेद वाले सर्जन नहीं बन सकते, तो थोड़ा सा इतिहास पढ़िएगा, आचार्य सुश्रुत के बारे में पढ़िएगा, या कभी भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि जो फादर ऑफ सर्जरी हैं वो कौन है। आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। यानी कि जो एलोपैथ में आज बहुत बड़े अपने आप को सर्जन और ज्ञाता समझते हैं ना, उनसे पूछना कि फादर कौन है सर्जरी के। आयुर्वेद को जितना पीछा बताते हैं या आयुर्वेद को कम बताते हैं,
तो ये सर्जरी की जो उत्पत्ति हुई है, जो ओरिजिन हुई है, ये आचार्य सुश्रुत ने भी किया है। आपके बड़े बड़े फॉरेन में जितने हॉस्पिटल है ना, मुझे नाम नहीं आ रहा, ऐसा कोई फॉरेन में हॉस्पिटल भी है जहाँ आचार्य सुश्रुत की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, बहुत बड़ी स्टेचू बना हुआ है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फादर ऑफ सर्जरी जानते हैं कौन है। तो आज जितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरीज़ हैं उन सबको ओरिजिनेट किया था आचार्य सुश्रुत ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ना सर्जरी करते समय, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आयुर्वेद में दे रखे हैं। आज भले ही थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न हो गई है, लेकिन जो बेसिक रहा है, जो शुरुआत रही है, वो आयुर्वेद से ही ओरिजिन हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माँ बाप आपके थोड़ा सा कम पढ़े हैं, चीज़ें वो भी जानते हैं लेकिन उस इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं जानते जैसे आप जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा बाहर क्या पढ़ाते हैं, अपने माँ बाप को कम समझने लगते हैं कि अरे नहीं नहीं मम्मी आपको तो पता ही नहीं है, अरे पापा आपको तो पता ही नहीं है ना, आप क्या जानो ये टैब क्या होता है, आप क्या जानो कि ये मोबाइल में कैसे होता है, आप क्या जानो कि ये क्या होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आयुर्वेद से ही उत्पत्ति हुई है सर्जरी की, लेकिन क्या है कि एलोपैथ थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीख गया है, आगे बढ़ गया है, तो जहाँ से ओरिजिन हुआ है उसी को बेवकूफ़ बता रहा है या उसी को कम बता रहा है। ठीक है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि सर्जरी जो है वो ओरिजिनेट आयुर्वेद से ही हुई है, इसलिए ये भी 8 ब्रांचेस में से एक ब्रांच सर्जरी भी आती है। उसके बाद दंस्ट्रा, सल्ल दंस्ट्रा, सल्ल के बाद दंस्ट्रा आ रहा है। अब दंस से, नाम से समझो, दंस का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि दांत गड़ाना। दंश का मतलब होता है, आपने सुना होगा सर्पदंश, है ना, स्नेक बाइट, सांप ने दांत मार दिए, इसका मतलब है कि सांप ने डस लिया या दांत लगा दिए, इसका मतलब है वेनम आपकी बॉडी में चला गया, क्योंकि सांप के दांत में ही वेनम होता है। अब वो बात अलग है कि हर स्नेक जो होता है वो वेनम नहीं रखता है, मतलब जहरीला नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सांप ने काटा तो आप दिखाने ना जाओ, जाना पड़ेगा। तो इसकी चिकित्सा भी की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड दंस्ट्रा चिकित्सा, यानी कि एंटी वेनम जो दिए जाते हैं वो भी आयुर्वेद के अंतर्गत उसकी भी चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट है जरा व्रशान। तो पहले बात करते हैं जरा। जरा यहाँ लिखा हुआ है गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स एक वर्ड है, जेरंटोलॉजी, ठीक है, एक टर्म है जेरंटोलॉजी, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। जेरंटोलॉजी का नॉर्मली जो मीनिंग होता है वो होता है मेडिकल केयर फॉर ओल्डर एडल्ट। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इंग्लिश तो गूगल पे भी आप सर्च कर लेंगे। नॉर्मली जो गैरियाट्रिक्स का मतलब होता है वो होता है कि आपने देखा होगा, आजकल मैं अगर फीमेल्स की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, तो उनसे अगर उम्र पूछ लो तो थोड़ा बुरा मान जाती हैं। वो इसीलिए बुरा मान जाती है कि कोई हमें बूढ़ा ना कह दे, कोई हमें ये ना कह दे कि ओ इतनी उम्र है तुम्हारी, तो वो इस बात के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, इसलिए कभी भी उम्र नहीं बताती हैं। तो क्यों, अब इससे बचने के लिए क्या करती हैं, इसके बचने के लिए वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेकअप करते हैं। तो ये सारी चिकित्सा कि आप ज़्यादा बूढ़े ना लगो, अगर हो सकता है आप ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते हैं, मेकअप नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, खान पान में भी आप उसे शामिल कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आप अगर खाएंगे तो आप ज़्यादा बूढ़े नहीं दिखेंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है, बूढ़े नहीं दिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ बूढ़े नहीं दिखेंगे, ये नहीं बोल रहा कि बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख ले, जैसे रेखा जी हैं, तो इतनी एजिड नहीं लगती हैं, है ना, उनकी उम्र काफ़ी है लेकिन लगती नहीं है। वहीं आप नीता अंबानी जी को देख लीजिए तो वो 60 साल की कहीं से भी नहीं लगती हैं। तो ये सारी जो चिकित्साएं हैं ये आयुर्वेद के अंतर्गत की जाती हैं। ये कौन कौन सी दवा हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, किसका यूज आप कर सकते हैं। और आजकल आप एलोपैथ में भी ये देखेंगे कि एलोपैथ में भी अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, और एलोपैथ में अगर आप जा रहे हैं कि मेरे चेहरे पर ये हो गया, थोड़ी दवा दे दीजिए, तो एलोपैथ वाले भी जो आपको दवा देंगे ना, ये जो प्रोडक्ट देंगे उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि आयुर्वेद प्रमाणित, मतलब वो भी ये बताते हैं कि आयुर्वेद ने इसको बोल रखा है कि नहीं ये सही है, ताकि लोग इसे लें और ये ना सोचें कि नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और ये हार्मफुल होगी हमारे लिए। इसलिए एलोपैथ वाले भी आयुर्वेद प्रमाणित लिख करके दे रहे हैं आजकल के। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि एलोपैथ वाले भी आयुर्वेद की बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चिकित्साएं कि आप ज़्यादा बूढ़े ना दिखें, ये मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन दोनों ही यूज कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो इसका भी जो इलाज है, इसके लिए भी जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में मिलती है, और दैट इज़ कॉल्ड जरा चिकित्सा।
लास्ट दैट इज वृषान। अब वृषान मैं आपको बताता हूँ हिंदी टर्म, आपने अगर कहीं सुन रखा हो वृषण, वृषण अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखा तो मैं आपको समझाता हूँ। वृषण का मतलब होता है टेस्टिस। टेस्टिस में आपको पता है ऑब्वियसली स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कहीं ना कहीं मेल को थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे आचार्य वगैरह भी बोलते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अपना शीमेन है वो कलेक्ट करके रखना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद इन द सेंस मैस्टरबेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी एक चिकित्सा है, वृषण चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा, या यहाँ पर लिखा हुआ है एफ्रोडिशियाक थेरेपी। अब इससे क्या होता है, इस थेरेपी में क्या होता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, बहुत सारे न्यूज़ में भी आता होगा, आपने देखा होगा 60 साल के पुरुष ने एक 30 साल की महिला से शादी करी, है ना। आप रिसेंटली एक एक्टर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कौन विद्यार्थी हैं, कोई पता नहीं क्या है नाम, विद्यार्थी हैं, काम उनके विद्यार्थियों लायक नहीं है, नाम बस विद्यार्थी है। अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा है ना, एक एक्टर हैं लेकिन इतने फेमस भी नहीं है कि मैं उनका नाम याद रख सकूं, ठीक है। कोई विद्यार्थी है इतना मुझे पता है, वो थोड़ा स्टूडेंट से रिलेटेड विद्यार्थी वर्ड है इसलिए मुझे याद रह गया, पता नहीं क्या विद्यार्थी। उन्होंने 60-65 साल की उम्र में शादी करी। तो अब आपको लगता होगा कि इस उम्र में शादी करने के बाद क्या वो अपनी वाइफ को खुश रख पाएंगे? खुश नॉट इन दैट सेंस कि हाँ रुपया पैसा मनी ये सब चीज़ें तो हैं, ऑब्वियसली लड़कियों को यही चाहिए इसीलिए वो शादी कर लेती हैं, लेकिन एक और तरीका होता है, दूसरा भी होता है खुश रहने का, और वो मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं अगर बात करूँ, आपने ये मेल में ही देखा होगा कि मेल जो होते हैं 60 के हो जाए 65 के हो जाए शादी कर सकते हैं, फीमेल जो हो जाए 60 की तो शादी नहीं कर सकती, ठीक है। फीमेल कभी भी अपनी बहुत ज़्यादा उम्र में छोटों से शादी नहीं करती। अब वो बात अलग है, आप एग्जांपल मत दे देना कि प्रियंका चोपड़ा उन्होंने तो शादी करी अपने छोटे से, तो मैं एक उम्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे बड़े की बात अलग है, लेकिन एक एज के बाद महिलाएं जो हैं वो शादी नहीं कर सकती, महिलाएं 60 के बाद शादी नहीं कर सकती। कि महिला 60 साल की थी 30 साल के लड़के से शादी कर ली, ऐसा नहीं है। मेल में ऐसा हो सकता है, उसके अलग अलग रीजन्स हैं, वो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्रिया शारीर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग संस्कृत या हिंदी की बातें कर रहे हैं। जब हम इंग्लिश वाला फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस चीज़ की भी कि फ़ीमेल 60 साल में शादी क्यों नहीं कर सकती, या बहुत सारे लोगों को रीज़न पता भी होगा, मीनोपॉज वो वाला टर्म। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे वृक्ष चिकित्सा की, तो वृक्ष चिकित्सा भी कुछ ऐसे ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो लिबिडो है उसको इंक्रीज किया जाता है। अब लिबिडो एक टर्म है, एनसीईआरटी में दे रखा होगा, आपने सुन रखा होगा। लिबिडो का मीनिंग होता है सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करना। अब 60 साल में शादी करी है तो ऑब्वियसली 60 साल तक आपके सेक्सुअल डिजायर्स भी कम हो चुके होंगे, तो वो सेक्सुअल डिजायर जो है वो बराबर रहे, मेंटेन रहे, आपकी वाइफ आपके पास ही रहे, है ना, भाग ना जाए वो। जैसा अभी एक चल रहा है कि एसडीएम बना दिया तो चली गई, खैर वो लिबिडो का कारण नहीं था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है कौन कब कहाँ चला जाए। खैर आते हैं, तो वृक्ष चिकित्सा में क्या करते हैं, नॉर्मली इंक्रीज योर लिबिडो। लिबिडो का काम क्या होता है, आपके सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ है जो आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आयुर्वेद के अंतर्गत बताई जाती हैं। तो यही 8 ब्रांचेज हैं आयुर्वेद की, जो आप चाहे तो इसमें पीजी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप भी है इन सारी चिकित्साओं में। और जो आपका कन्फ्यूज़न है ना कि हम आयुर्वेद में ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो आज शायद ये कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो गया होगा। तो यही 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा हैं। अब आगे जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने एआई के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। जो चीज़ मैंने डिफाइनिंग करी है हिंदी में, एक कॉमन सी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया है कि आप किसी रिक्शे वाले को भी इस लैंग्वेज में समझाएंगे ना कि काय चिकित्सा क्या होती है, बाल चिकित्सा क्या होती है, गृह चिकित्सा क्या होती है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा क्या होती है, शल्य चिकित्सा क्या होती है, दंत चिकित्सा क्या होती है, जरा चिकित्सा क्या होती है, वृक्ष चिकित्सा क्या होती है। ये आप जिस लैंग्वेज में मैंने समझाया, अगर आप रिक्शे वाले को भी समझाएंगे तो वो भी इस ईजी लैंग्वेज में समझ जाएगा। अब इसके आगे मैं एआई का यूज़ कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि इस चीज़ को मैं पिक्चराइजेशन कर सकूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही चीज़ मेरे सामने आ रही है और उसी में आप इतनी सारी चीज़ें बताए दे रहे हो। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने क्या हो,
आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो पिक्चराइजेशन में आए, ताकि इस चीज़ को आप फील कर सकें और पिक्चर में देख सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे देखिए और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि बीच में बंद कर दें। ठीक है, तो ये 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब आगे AI में आप इसे देख सकते हैं, पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।